हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और मजा भी आ रहा होगा केमिस्ट्री क्लास में। तो आगे टॉपिक चले हम लोग। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था ना कि जो भी क्वेरीज होगी आप लोग पूछ लीजिएगा, सैटरडे की वीडियो में उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी तक हमारे पास तो कोई क्वेरीज तो आई नहीं है, ठीक है। तो आई होप दैट समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि जो आपका मैंने दो चीजें लिया था ना आपके टूल के लिए। मैंने कहा था क्या कि जब कभी भी कोई भी एटम को हम लोग स्टेबल करना चाहें तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है, या फिर अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने का प्रयास करता है। इसके पश्चात हम ये कह रहे थे कि जब हम लोग किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी क्लास में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी भी सेल में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद फिर क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद ही पीछे के जो आपके बैक एंड सेल हैं उनको भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं भरा जाएगा, ठीक है। इसी के पश्चात हमने आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाए थे 1 से लेकर के 30 तक। और उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि आप जरा से इसको चेक कर लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर 24 और 29 एक्सेप्शंस क्यों है। इसका भी जवाब मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया, मैं बताऊंगा भी नहीं। आप लोग इसको ढूंढो जरा सा कि एटॉमिक नंबर 24, 29 एक्सेप्शंस क्यों है। और अगर आपको नहीं मिलता है तब तो मैं इसको बताऊंगा, अदरवाइज हम तो ये समझ लेंगे कि आपको पता होगा, क्योंकि आप पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक। क्योंकि हमारे और आपके बीच का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। जो चीजें आपको ना है वो आप हमसे पूछो, जो हमको आता है मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आता है वो हम आपसे सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये आपका क्या कह रहा था कि जो आपका जितना भी हमने फैक्टर बनाया था आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वो सारी की सारी चीजें तो ठीक थी। अब उनके बारे में हम लोग अब आगे चले तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने आपको मॉडल बताया था कि आपका एस का ऑर्बिटल कैसा होता है, पी का ऑर्बिटल कैसा होता है, डी का ऑर्बिटल कैसा होता है, बता दिया था ना मैंने। तो उसमें हम लोग कहते क्या है कि जब कभी भी हम लोग हाइजेनबर्ग की बात करें, 2-3 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो छोटे छोटे प्रिंसिपल हैं, उनको हम लोग जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर कोई भी एक एटम है उसके चारों तरफ सेंट्रलाइज पार्ट में अगर एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि आपको सोमरफेल्ड ने क्या कह दिया था कि जो एटम होता है वो सर्कुलर नहीं बल्कि लार्ज सर्कुलर होता है। तो लार्ज सर्कुलर होने का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, और जब न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक आएगा तो पोलैरिटी में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जब जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी तो आपके हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है, इसका हाइजेनबर्ग का, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं HISEN हाइजेन BURG, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके किसी भी लार्ज सर्कुलर शेप में अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड, यानी कि उसका जो जिस स्पीड से वह मूव कर रहा है उसका और उसके एग्जैक्ट प्लेस, इन दोनों का एक साथ हम लोग निर्धारण कर लें, उसको एक ही जगह पर हम लोग एक साथ गेन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ लार्ज सर्कुलर शेल द स्पीड एंड द प्लेस आर नॉट डिसाइडेड एट द सेम टाइम, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर अपने लार्ज सर्कुलर सेल में अगर वो मूव कर रहा है तो उसके मूव करते समय क्या होगा कि उसकी स्पीड और उसका प्लेस दोनों को एक साइड करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। इसके पश्चात अगर हम आगे चलें तो यहां पर क्या आता है कि आपका प्रिंसिपल आता है आपका हुन्स लॉ। और हुन्स क्या कहते हैं, तो हुन्स महोदय का कहना यह है कि जैसे आपका
हम लोग रखते क्या है कि जैसे अगर हम मान लें कि कोई भी एक डी ऑर्बिटल बना लेना, तो इस डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फिल करते टाइम इनका जो स्पिन होता है या फिर उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल साइडेड होता है। यानी कि अगर कभी भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो लास्ट पॉसिबल सबसेल में जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन सबसेल with single spin or direction and when single spin are fed in last possible subcell then its pairization are possible अदरवाइज नॉट। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो उनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, हमेशा सिंगल स्पिन होगी। यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज भरे जा रहे हैं तो लास्ट पॉसिबल सेल तक ये क्या होंगे, हमेशा क्लॉकवाइज ही भरेंगे। और जब इनके लास्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तब इनका क्या होगा, तब इनका पेयराइजेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इनका पेयराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके पश्चात आपका जो इंपॉर्टेंट रूल आता है वो आपका क्या आता है, अबाउट रूल आता है। और अबाउट रूल क्या कहता है उसको देख लो आप लोग जल्दी से। कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है पूरे के पूरे चैप्टर में, सारा बड़ा आसान चैप्टर है ना। तो ये जो आपका कहा क्या जाता है कि अबाउ इज अ साइंटिस्ट, नहीं, अबाउ इज अ वर्ड। ये वर्ड कहां से है, तो वह आपके जर्मन का एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं अबाउ प्रिंसिप। ठीक है, तो ये आपका अबाउ रूल वहीं से आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब हम अबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन देयर लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन fill their subcell to lower energy level to higher energy level। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, आपके लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल की ओर वो फिल किए जाएंगे। तो जब इनको फिलअप किया जाता है तो आपको क्या हो जाता है कि आप इसको जरा सा फोकस कीजिएगा कि इसको मिटा दो, मैं थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो उसको हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1s 2s 2p, 3s 3p 3d। ठीक है, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। ठीक, अब इनकी क्रॉसिंग हम लोग कर देते कैसे, कुछ इस तरीके से इनको कट करते चले जाते हैं। ठीक,
इनमें होता क्या है कि ये वाला जो है वो मिक्सअप होगा इसके साथ, ये वाला मिक्सअप होगा इसके साथ, ये वाला मिक्सअप होगा इसके साथ, इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा ना बेटा, ऐसे। ठीक, यानी कि ये जितना भी है वो ब्लैक वाला जो है वो नीचे की डायरेक्शन की ओर आप कर दो, और ये जो आपका ब्लू वाला है वो अप डायरेक्शन की ओर कर दो। ठीक है, यानी कि इसका हेड इसके टेल के साथ, 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 इसका हेड इसके टेल के साथ जब आप कर दोगे तो यहां पर इसका जो ऑर्डर ऑफ आएगा, ऑर्डर किस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर अगर आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले 1s में, फिर आपका क्या आ जाएगा 2s में, फिर आपका 2s 2p, 3s 3p। ठीक है, इसके बाद फिर 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसी का अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं ना। 5f 6d 7p 8s एट द फॉर्म। इसी तरीके से वो क्या होगा आगे की ओर अपना मूव करता हुआ चला जाएगा, और इसी के ही अकॉर्डिंग जो आपका अपर रोल है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल बनी है। ठीक, तो अब हम लोग देखते क्या है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो फिर से हम लोग वही करते क्या है कि आपके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के फिर से पूरे के पूरे को लिख देते हैं। उसमें हम लोग क्या किए थे कि KLMN के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे SPDF के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें नोट डाउन हो गई होंगी आई थिंक। चलिए लिख तो मैं सारे के सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। ठीक, ये तो हो गया 10 तक। इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनको हम लोग कैसे भरेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा 1s1 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, चलिए देखिए 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यही आया था ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 एक्सेप्शन नंबर 1। क्योंकि ये अगर आपका K11 को फॉलो नहीं करता है तो ये आपके SPDF को भी फॉलो नहीं करेगा। फिर क्या होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। एटॉमिक नंबर 29 वेलोसिटी एक्सेप्शन। अब यहाँ पर बात यह जाती है क्या क्या आपका 24 और 29 एक्सेप्शन क्यों है। उसके पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में इसको मेंशन कर लेना। मेंशन करने के बाद आप उसको क्या करोगे, वही अपना पुराना काम, इसको मेंशन करने के बाद फिर कॉपी की फोटो क्लिक करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको सेंड करोगे। क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आखिर आपका 24 और 29 एक्सेप्शन क्यों है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका एटम होता है तो एटम सो देयर स्टेबिलिटी टू देयर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम आपके 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो ये आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होना चाहिए। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो होता क्या है, तो ये हो जाता है आपका 4s1, 3d5। रीजन क्या है, तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि 4s को बना लो और यहाँ पर आप करोगे क्या कि एक 3d को बना लो। तो आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और यहाँ पर चार्ज जो है वो आपका जब सिंगल स्पिन क्लोज होगा तो आपको पता चल रहा है कि ये अपने सबसे ज्यादा नियरेस्ट हाफ फील्ड के नजदीक है। तो वह रिक्वेस्ट करता है आपके इस 4s से ये 3d वाला कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप दे दोगे तो मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा और मैं अपनी स्टेबिलिटी शो करने लगूंगा। जिसकी वजह से यहाँ से ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास में चला जाता है। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, और ये क्या करता है सो स्टेबल। और इसी स्टेबिलिटी को शो करने के लिए एटॉमिक नंबर 24 क्या हो जाता है आपका एक्सेप्शन हो जाता है। सेम कंडीशन अगर हम देखें आपके एटॉमिक नंबर 29 की तो क्या हो जाता है कि ये हो जाना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है आपका 4s1, 3d10 हो जाता है।
इसका रीजन भी आपका सेम यही वाला है कि यहाँ पर आपके 4s वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर जो आपका 3d वाला है ये 3d वाला है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही भरा जाएगा तो ये आपके फुलफिल इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को शो करके लगेगा। ये रिक्वेस्ट करेगा आपके 4s वाले से कि तुम्हारी एनर्जी कम है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मुझे दे दोगे तो मैं अपने आप को फुलफिल करना स्टार्ट कर दूंगा, यानी फुलफिल में अपने आप को शो कर दूंगा, जिसकी वजह से 4s से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसके पास में आकर के रुक जाता है। इसलिए ये भी आपका क्या करता है, आपकी स्टेबिलिटी को शो करने लगता है। ठीक है, तो शो स्टेबिलिटी, तो अपनी स्टेबिलिटी को शो ऑफ करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि एटम्स शो देयर स्टेबिलिटी तो दे आर हाफ फिल्ड आइदर फुलफिल इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड होकर के अपने आप की स्टेबिलिटी को शो करता है और ये फुलफिल होकर के अपनी स्टेबिलिटी को शो करता है। इसलिए ये दो के दोनों क्या जाते हैं, आपके एक्सेप्शंस हो जाते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो होता है आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पाउलीज का रूल क्या कहता है कि नो ऑल क्वांटम नंबर्स आर इक्वल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब कभी भी किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर जो होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम have 4 quantum number should be equal, यानी कि किसी भी एटम के अंदर अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपसे मान लिया जाए कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो बोल नहीं सकता और उससे ये कहा जाए कि जरा सा तुम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताओ, तो वो कैसे बताएगा? तो वो सबसे पहले आपको कहेगा क्या, एक उंगली दिखाएगा, फिर आपको वो 2 उंगली दिखाएगा, फिर वो आपको 4 उंगली दिखाएगा और इसके बाद कहेगा नहीं। मतलब कि किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होती है, और जब किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होती है तो बात आ जाती है क्या, आपके क्वांटम की, कि आखिर क्वांटम क्या है। तो सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम थ्योरी। सो अपने बुक से, एनसीईआरटी की बुक से आप लोग क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, और हम लोग करेंगे क्या कि अपने अगले क्लास के डिस्कस में हम लोग क्वांटम थ्योरी को सही प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेरीज अगर आपके पास में हो, अगर आपने W/W, W/V, V/V, इसके बाद नंबर ऑफ मोल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए हो, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप में कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमें जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ अब से आपका एक और छोटा सा वर्क होगा कि जैसे ही आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज जरूर डालिएगा, सर आई कंप्लीटली वॉच दिस वीडियो। ठीक है, और इसके बाद नीचे आप लोग अपना नाम लिख दिया कीजिए ताकि मुझे भी ये पता चलता रहे कि कितने लोग जो है वो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं और कितने लोग वॉच नहीं कर रहे हैं। सो वेट द नेक्स्ट वीडियो एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम थ्योरी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मस्ती में पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।